हम लोग देखेंगे स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। एम क्या है, तो जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी में दिया है उसी सीक्वेंस में बिल्कुल कवर करेंगे और एक भी वर्ड स्किप नहीं करेंगे। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड कवर करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी में कि ये ज़रूरत थी क्या है, स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का ज़रूरत थी क्यों है कि हम फूड प्रोडक्ट्स को जो है वो इन्हांस करें। तो उसका आंसर ये है कि वर्ल्ड का पॉपुलेशन दिनों दिन क्या है कि बढ़ता ही जा रहा है, तो उसको फीड करने के लिए हमको कुछ तो चाहिए। अभी का बायोमास सफिशिएंट नहीं होगा आज से 50 साल पहले के आज से 50 साल के बाद के पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। तो इसलिए कुछ ना कुछ हमको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा ताकि बायोमास हमारा बढ़ सके और हम बढ़ते पॉपुलेशन को फीड करवा सकें। इसमें सबसे पहला दिया है क्या कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक को ही हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। लाइव स्टॉक में क्या क्या आता है, तो काव, बफेलो, कैटल, सीप, पिग, कैमल, हॉर्स, गोट, ईटीसी, ये सब का सब किस में आता है, लाइव स्टॉक में आता है। और इसको ही ब्रीड करना और रेज करना हमारा क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। लेकिन अगर हम लोग ब्रॉड सेंस में देखें तो पोल्ट्री हो, फिशरीज हो, बीज हो, सिल्क वॉर्म हो, इनको पालना भी क्या कहलाता है, तो ये भी ब्रॉड सेंस में एनिमल हस्बेंड्री में ही आ जाते हैं। अब हम देखें क्या कि फिशरीज किसको कहते हैं, तो फिश मोलस्कस क्रस्टेशियन, इनको पालना, फिश मोलस्कस और क्रस्टेशियन, इनको पालना क्या कहलाता है, फिशरीज कहलाता है। क्रस्टेशियन का एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में कि प्रॉन और क्रैब जो है वो क्रस्टेशियन में आते हैं। एक डेटा दिया इसके बाद कि इंडिया और चाइना, दो देश मिलकर पूरे वर्ल्ड का 70% लाइव स्टॉक होल्ड करते हैं। लेकिन वर्ल्ड का जो फार्म प्रोड्यूस है उसमें हमारा मतलब कि इंडिया और चाइना दोनों का कंट्रीब्यूशन 25% ही है। तो इसके लिए चाहिए कि हमारा प्रोड्यूस जो है, फार्म प्रोड्यूस, वो बढ़े, तो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो लगाना होगा। तो आगे दिया है कि मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म्स एनिमल, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला क्या दिया है कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में क्या है कि हम उन एनिमल्स को पालते हैं जिनसे कि हमको दूध मिल सके। अब दूध जो है उसका हमको दूध मिल सके, तो दूध का क्या है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों क्या हो, अच्छा हो, ये हमारा एम है। और ये डिपेंड करेगा किस पे कि हमारा जो ब्रीड है, हमारा जो गाय है वो मतलब कि कैसी ब्रीड का है। तो क्वालिटी और ब्रीड पे हमारा मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करेगा, उसका क्वालिटी उसका क्वांटिटी दोनों हमको बेहतरीन चाहिए। तो ब्रीड जो है वो हम कैसा सेलेक्ट किए, ब्रीड में हमको क्या चाहिए, तो ब्रीड में पहला चीज़ होना चाहिए कि इसका इल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। इल्ड मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ दूध है तो दूध बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्शन वाइज भी, मतलब क्वांटिटी वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी, दोनों तरह से ये अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो है वो क्या है कि डिजीज़ रेसिस्टेंट होना चाहिए। दो कैरेक्टरिस्टिक हमको चाहिए ब्रीड में कि हमको हाई क्वालिटी हाई क्वांटिटी वाला यील्ड चाहिए, दूसरा क्या है कि डिजीज़ रेसिस्टेंट होना चाहिए। अब अगर दोनों मिल गया तो हम उसको अगर अब कुछ ऐसा इन्वायरमेंट देंगे तब जाके हमको बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि हम उसको बढ़िया खाना देंगे, गुड फूडर अगर हम लोग उसको देंगे, है ना, उसको जहाँ हम लोग रखेंगे गाय को वो क्लीन और हाइजीन होना चाहिए। और एक वेटरनरी डॉक्टर जो वो रेगुलर उसको विजिट करता रहे ताकि बीमारी ना हो। अगर ये सब कुछ हम लोग देंगे तो हमको बहुत ही अच्छा जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा, हमको बहुत ही अच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी दूध का मिलेगा। दूसरा आता कहते क्या कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, तो डोमेस्टिकेटेड फाउल जो है, मतलब कि जो वो ऐसे चिड़ियाँ जिसको कि हम लोग पालते हैं किसके लिए, तो दो चीज़ के लिए। एक तो उनको मतलब कि मीट के लिए, फूड के लिए हम लोग पालते हैं, नहीं तो फिर अंडे के लिए, एग के लिए पालते हैं। टिपिकली मतलब कि जो ट्रेडिशनली जो होता आ रहा है वो मेनली क्या है कि चिकन और डक्स, या यूजुअली हम लोग इन दोनों को ही पालते हैं। चिकन को मतलब मुर्गा और डक मतलब क्या हो गया कि बत्तख जो हो गया, तो चिकन और डक को हम लोग यूजुअली पालते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि टर्की और गीज भी कुछ लोग पालते हैं। तो ब्रॉड सेंस में ये सब के सब चिकन, डक, टर्की, गीज और भी कुछ कुछ बर्ड्स जो उनको पाला जाता है दो चीज़ के लिए, मीट के लिए नहीं तो फिर एग्स के लिए। अब सेम कंडीशन है कि हमको यहाँ जो ब्रीड चाहिए वो कैसा चाहिए कि हमको मीट अच्छा मिले, क्वांटिटी भी अच्छा मिलेगा, क्वालिटी भी अच्छा मिले। अगर एग चाहिए तो वो भी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छा मिले दोनों। तो उसके लिए क्या है कि हमको ब्रीड वैसा चुनना पड़ेगा जिसका कि क्वालिटी बढ़िया है और डिजीज़ फ्री है, ये भी सेम है। और फिर वही है कि खाना पानी हम लोग अच्छा देंगे और क्या है कि हाइजीन में हम लोग रखेंगे, और एक हेल्थ केयर डॉक्टर या वेटनरी डॉक्टर उनको रेगुलरली विजिट करता रहे। तो ये तो सब कुछ सेम हो, चाहे वो कैसा भी ये हो, मतलब कि कोई भी एनिमल हम लोग पाल रहे हो, कोई भी पक्षी पाल रहे हो, ये सब सेम ही होगा ये जो है। आगे देखेंगे क्या कि सेम डेयरी फार्म सा इसका भी वो है। आगे क्या देखेंगे कि एक बीमारी दिया है बर्ड फ्लू जो है वो वायरस से होता है, और एनसीईआरटी में दिया है कि बर्ड फ्लू जो है उससे काफ़ी परेशानी होती है पोल्ट्री फार्मिंग में। आगे क्या दिया है कि एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। एनिमल ब्रीडिंग क्या है, तो एनिमल ब्रीडिंग में सबसे पहले आते हैं क्या कि एनिमल ब्रीडिंग मतलब कि
जानवरों के बीच में हम लोग मेटिंग करवाएंगे, एक ब्रीडिंग करवाएंगे ताकि हमको अच्छा प्रोजेनी मिले, अच्छा जो यंग वंस है वो हमको मिले। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या है कि ब्रीड क्या है। तो ब्रीड क्या है कि रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट कैरेक्टर्स, है ना, कि वैसा ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि एक दूसरे से क्या है कि डिसेंडेंट में मिलते जुलते हैं, और क्या है कि कैरेक्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जैसे एक जैसे दिखते हों, एक जैसे फीचर हों, एक जैसे शेप साइज हो, तो इसको हम लोग, और डिसेंडेंट भी हों, है ना, एक डिसेंडेंट भी हों, तो इसको अगर ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग ब्रीड बोलेंगे। अब ब्रीड की अगर हम लोग बात करें तो अब आते हैं ब्रीडिंग पे। ये तो हो गया क्या कि ये हो गया ब्रीड का डेफिनेशन। अब हम लोग आते हैं ब्रीडिंग पे। तो ब्रीडिंग को हम लोग ब्रॉडली मेनली क्या है कि दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या हो गया कि इन ब्रीडिंग, और दूसरा हो गया क्या, आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग का मतलब क्या है कि सेम ब्रीड के अंदर ही क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल को अगर हम लोग 4 से 6 जनरेशन तक लगातार ब्रीड करवाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन ब्रीडिंग। अगर हम लोग जनरली बोलें तो मान लेते हैं कि 2 फैमिली है, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल, है ना, और इसका एक पूरा फैमिली है, इसका एक पूरा फैमिली है। 4 से 6 जनरेशन तक इनके बीच में ही क्रॉस करवाते रहे, है ना। जैसे पहला यहाँ से एक लिए सुपीरियर मेल, एक यहाँ से सुपीरियर फीमेल लिए, दोनों को क्रॉस करवाएं, उससे बहुत सारे बच्चे हुए, फिर उनके बीच क्रॉस करवाएं, फिर उनके बीच क्रॉस। तो अगर ऐसा हम लोग 4 से 6 जनरेशन तक करते रहें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन ब्रीडिंग कहते हैं। आउट ब्रीडिंग की अगर हम लोग बात की जाए तो आउट ब्रीडिंग में एक ही लाइन एनसीईआरटी में लिखा है कि अनरिलेटेड एनिमल्स जब आपस में ब्रीड करवाएंगे हम लोग तो उसको बोलेंगे आउट ब्रीडिंग। अनरिलेटेड एनिमल्स जो हैं उनको ब्रीड करवाएंगे तो उसको बोलेंगे आउट ब्रीडिंग। और आउट ब्रीडिंग को फर्दर 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम इस तीनों को, मतलब ये तीनों और ये एक इन ब्रीडिंग, इन सबको अभी हम डिटेल में देखेंगे। इन ब्रीडिंग के बारे में कहता है कि मेटिंग बिटवीन मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, है ना, जो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल है उनके बीच में अगर हम लोग ब्रीड करवा दें, उनके बीच में अगर हम लोग मेटिंग करवाएं तो इसको इन ब्रीडिंग कहते हैं। इसको अगर हम लोग डेफिनेशन बाय जाएँ तो कहता क्या है कि ब्रीड तो सेम होगा लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के 2 फैमिली को अगर ब्रीड करवाएं तो वो इन ब्रीडिंग कहलाएगा। अब इसमें क्या है कि दोनों इंडिविजुअल जो हम लोगों ने चुना वो सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल है ना। तो सुपीरियर क्या होता है उसका एक डेफिनेशन दिया है कि अगर सुपीरियर फीमेल है ना, अगर मान लेते कि कैटल के केस में बात करें तो सुपीरियर फीमेल में क्या होगा, तो जो ज़्यादा दूध देगी है ना गाय, वो क्या है, सुपीरियर फीमेल है। ज़्यादा दूध पर लैक्टेशन तो वो सुपीरियर फीमेल है। सुपीरियर मेल कौन सा है, तो जो एक अच्छा प्रोजनी, एक बेटर प्रोजनी को जो जन्म दे सके, जो प्रोड्यूस कर सके, वो क्या हो गया, सुपीरियर मेल हो गया। जैसे कि एक बढ़िया बुल जो कि अच्छा प्रोजनी, अच्छा जनरेशन को अगले जनरेशन में रिप्रोड्यूस कर सके, अच्छा एक यंग वंस दे सके, वो क्या हो गया, सुपीरियर मेल हो गया। तो यही है कि एक सुपीरियर मेल, एक सुपीरियर फीमेल को हमने सेलेक्ट करा, दोनों के बीच में करवाया हमने क्या, मेटिंग। अब जो बच्चे हुए उनके बीच में फिर इनमें से सुपीरियर को सेलेक्ट करा, फिर इनमें करवाया मेटिंग। फिर ऐसा अगर ये 4 से 5 जनरेशन तक होगा तो अल्टीमेटली ये जो कॉज करता है उसको कहते हैं इन ब्रीडिंग, है ना, इन ब्रीडिंग इसको बोलते हैं। और इन ब्रीडिंग का कुछ फ़ायदा तो कुछ नुकसान है। सबसे पहले फ़ायदा देख लेते हैं। फ़ायदा क्या है इन ब्रीडिंग का, कि होमोजाइगोसिटी या प्योर लाइन, मतलब कि रिसेसिव नहीं, बिल्कुल प्योर लाइन, मतलब कि होमोजाइगस ट्रेट वाला इंडिविजुअल तैयार कर देता है 4 से 6 जनरेशन तक अगर हम लोग इन ब्रीडिंग करते हैं तो ये तो फ़ायदा हो गया कि होमोजाइगोसिटी या प्योर लाइन हमको बनाना हो तो हम ये कर सकते हैं, इन ब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है ना। इससे फ़ायदा क्या है कि ये जो हार्मफुल रिसेसिव जीन होता है ना, रिसेसिव जीन को बाहर कर देता है, हम लोग उसको सेलेक्ट करके बाहर कर देते हैं। और जो हमारे मतलब का जीन होता है और जो कि प्योर होगा, है ना, जो कि होमोजाइगस होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। एक्यूमुलेशन क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है डिजायरेबल जीन का, और एलिमिनेशन होता है किसका, तो जो लेस डिजायरेबल या जो फालतू का जीन है उसका एलिमिनेशन होता है। ये तो हो गया फ़ायदा। नुकसान की अगर हम लोग बात करें तो नुकसान को जो है उसको कहते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। जब 4 से 6 जनरेशन तक हम लोग क्रॉस करते हैं तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कभी कभी हो जाता है, जिसका 2 घाटा है। पहला तो क्या है कि फर्टिलिटी भी कम हो जाता है, और दूसरा फ़ायदा क्या है कि प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाता है। अगर कैटल के ही केस में बात करें तो दूध कम होगा और जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाएगा। तो इसका एक सॉल्यूशन भी है, अगर प्रॉब्लम है तो उसका एक सॉल्यूशन भी है। सॉल्यूशन का नाम दिया गया है क्या, कि एक सिंगल आउट क्रॉस, एक आउट क्रॉस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे बाद में कि आउट क्रॉस क्या है। तो इसीलिए फिर क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि इन ब्रीडिंग जो है
वो अच्छा तो है, लेकिन एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए, है ना। एक अगर कुछ 2 बार 3 बार के लिए हम लोग इनब्रीडिंग करते तो वो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा 4 से 6 बार करेंगे तो देयर आर चांसेस कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाए, है ना। देखेंगे आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या है कि एनिमल्स के बीच में हम लोग मेटिंग करवा रहे हैं, ब्रीड तो करवा रहे हैं, ब्रीड भी सेम है। जैसा इन ब्रीडिंग में क्या था, क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ सेम ब्रीड, यहाँ भी ब्रीड सेम है लेकिन क्लोजली रिलेटेड नहीं है। 4 से 6 जनरेशन तक, जैसे एक सुपीरियर मेल एक सुपीरियर फीमेल की फैमिली है तो 4 से 6 जनरेशन तक में दोनों का कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग, और इनके बीच में अगर हम लोग करवाएंगे तो बोलेंगे एक आउट क्रॉसिंग, ठीक ना। सेम ब्रीड तो है लेकिन नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 से 6 जनरेशन, और ऐसा जब 2 सुपीरियर मेल और फीमेल के बीच में क्रॉस होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आउट क्रॉसिंग। और इनसे जो बच्चा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउट क्रॉस कहता है। जो प्रोजनी, जो नया बच्चा होगा, जो यंग वंस होगा, उसको हम लोग आउट क्रॉस कहते हैं। अब क्या है कि ये किसके लिए है, ये जो आउट क्रॉसिंग है ये किसके लिए है, तो आउट क्रॉसिंग है जो एवरेज एनिमल है, बिलो एवरेज एनिमल है। बिलो एवरेज एनिमल मतलब कि दूध काफ़ी कम होता है, या फिर अगर बीफ कैटल है तो उनमें जो मसल्स का ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, तो इसको क्या कहते हैं, बिलो एवरेज एनिमल्स। और उनको अगर हम लोग एक बार आउट क्रॉस करवा दें या आउट क्रॉस करवाएं तो क्या होगा कि उनका ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा और वो अच्छा प्रोडक्शन देने लगेंगे, है ना। जो नया जो यंग वंस होगा वो बेहतरीन होगा। अब क्या है कि आउट क्रॉसिंग के बारे में ही कहता है क्या, कि अगर किसी का इनब्रीडिंग डिप्रेशन हुआ हो तो एक बार अगर हम लोग आउट क्रॉसिंग करवा दें, मतलब कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन में जो एनिमल है उसका एक बार सेम ब्रीड से ही क्रॉस करवा दे, लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन वाला। तीसरा जो है वो है क्या, क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, तो सुपीरियर मेल और फीमेल, है ना, अलग अलग ब्रीड का, दोनों के डिजायरेबल कैरेक्टर्स को क्या है, हमको प्रोजेनी में लाना है। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है, क्रॉस ब्रीडिंग में क्या है कि ब्रीड ही बिल्कुल अलग अलग है। ब्रीड क्या है कि बिल्कुल अलग अलग है, और उसको हमको क्या करना है कि एक प्रोजेनी में लाना है। इसको हम लोग यूजुअली क्या कहते हैं कि जो प्रोजेनी है उसको यूजुअली हम लोग हाइब्रिड भी कहते हैं, प्रोजेनी को हम लोग हाइब्रिड भी कहते हैं। तो इसका यूज जो है, हाइब्रिड का यूज होता है फिर किससे, जो नया यंग वंस हाइब्रिड है उसका यूज या तो कमर्शियली यूज होंगे एज ए प्रोडक्ट और सर्विस जो भी है, और नहीं तो फिर ये जो हाइब्रिड हमारे पास आया अगर उसमें बेहतरीन क्वालिटी है तो उसका क्या करेंगे हम लोग, प्योर लाइन बनाकर स्टेबल करके उसको हम लोग फ्यूचर के लिए रख भी सकते हैं, है ना। एक एग्जांपल दिया है हिसाडेल का, जो कि एक सीप है। ये क्या है, तो ये एक हाइब्रिड है। ये बना है किससे, तो 2 अलग अलग ब्रीड से बना है, 2 अलग अलग सीप के ब्रीड से बना है। बीकानेरी यू और मरीनो रैम को क्रॉस करवा के ये बनाया गया हिसाडेल। ये क्या है, तो एक हाइब्रिड है, ये क्रॉस ब्रीडिंग से बना है। आगे एक है क्या, तीसरा नंबर में लास्ट है, जो कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नाम से पता चल रहा कि इंटर स्पेसिफिक मतलब अलग अलग 2 स्पीसीज़ के बीच में अगर हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो होगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। एक होगा मेल, एक होगा फीमेल, दोनों सुपीरियर हम लोग लेंगे, है ना, और दोनों के बीच में हम लोग करवाएंगे क्रॉस। एग्जाम्पल दिया है म्यूल। म्यूल का मतलब क्या होता है, खच्चर। खच्चर में क्या होता है कि मेल जो है वो तो है डंकी, मतलब गधा जो है वो तो क्या है कि मेल है, और फीमेल जो है वो है हॉर्स। फीमेल हॉर्स को हम लोग मेयर कहते हैं, तो मेयर मान लो। तो मेल डंकी और फीमेल हॉर्स जो कि मेयर है उसके बीच में हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो हमको म्यूल मिलता है ना। इसको सर्विस के लिए यूज करते हैं। आगे देखेंगे क्या कि कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में दिया है कि हमारे कंट्रोल में ब्रीडिंग जो है वो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऐसे कुछ प्रोसेस हैं, उसके बारे में दिया है। सबसे पहला कौन सा है, पहला है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है कि मान लेते कि जो सुपीरियर मेल है वो कहीं फॉरेन में है, मतलब कि अब्रॉड है, वो हमारे पास में नहीं है, तो उसके लिए क्या है कि जो सीमेन है उसको हम लोग वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। वो जहाँ कहीं भी हो उसको वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे सुपीरियर मेल से, और उसको क्या करेंगे कि उसको फ्रोजन जो है, यूजुअली लिक्विड नाइट्रोजन का यूज होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड में, उसको रख कर उसको इंपोर्ट करा लेंगे, है ना, फॉरेन से या अब्रोड से उसको इंपोर्ट करा लेंगे। और यहाँ जो हमारे पास जो सुपीरियर फीमेल हमने जो सेलेक्ट कर रखा है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इंजेक्ट करवा देंगे। जो सीमेन था जो कि हम लोग अब्रोड से मंगवाए या कहीं और से जो मंगवाए, उसको हम लोग क्या करेंगे कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें इंसर्ट कर देंगे, है ना, आर्टिफिशियली। तो इसको क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। इसके साथ दिक्कत क्या है
कि इसके साथ दिक्कत ये है कि लो सक्सेस रेट है, इसका सक्सेस रेट काफ़ी कम है। इसलिए हम लोग के पास एक और टेक्नोलॉजी है दूसरा, जिसको कहते हैं MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये यूज होता है कैटल में, शिप में, रैबिट में, बफेलो में, मेयर में और भी बहुत सारी चीज़ों में इनका यूज होता है। तो इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास जो फीमेल है, जो हमारे पास सुपीरियर फीमेल है, उसमें हम लोग एक हार्मोन को इंजेक्ट करेंगे। हार्मोन ऐसा जिसका कि FSH लाइक एक्टिविटी हो, हार्मोन विथ FSH लाइक एक्टिविटी को हमने काउ में क्या किया, इंजेक्ट किया। ये दो काम करेगा, एक काम करेगा फॉलिकुलर मैच्योरेशन और दूसरा काम करेगा सुपर ओवुलेशन। फॉलिकुलर मैच्योरेशन का मतलब क्या होगा कि जो फॉलिकल्स हैं, फॉलिकल्स के अंदर होता है ओवा, तो फॉलिकल जब मैच्योर करेगा तभी तो ओवा बाहर आएगा। तो ये फॉलिकल को मैच्योर करवाएंगे जिससे ओवुलेशन होगा। और यूजुअली क्या होता है कि एक ओवा बाहर आता है, एक ओवा जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आता है, लेकिन ये करवाएगा सुपर ओवुलेशन, मतलब एक ओवा की जगह 6 से 8 एग आएंगे गाय में। जो हमारा जो काव है सुपीरियर, जो हमारी जो काव है सुपीरियर काव, वो एक की जगह 6 से 8 अंडे देगी, है ना। ओवा वो रिलीज करेंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो ओवा वहाँ है, मतलब कि उसके जो फॉलोपियन ट्यूब में ये जो ओवा है, उसको या तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो उसको मेट करवा दे एक सुपीरियर बुल के साथ, जो कि अगर हमारे पास हो नियर बाय में, और अगर नियर बाय में नहीं है तो वही करेंगे कि इंपोर्ट करा लेंगे सीमेन और आर्टिफिशियली उसको कर देंगे इंसेमिनेट। अब इंसेमिनेशन हो चुका है, वो नेचुरली हो या आर्टिफिशियली हो चुका है, तो ओवा और सीमेन दोनों मिलेगा, बनाएगा क्या, बनाएगा जाइगोट। तो जाइगोट जो है वो सुपीरियर फीमेल, जो मदर जो है, सुपीरियर मदर फीमेल जो है, उसके अंदर बन चुका है जाइगोट। अब जाइगोट क्या करेगा कि माइटोसिस उसके अंदर होगा और वो डिवाइड करता चला जाएगा। हम लोग जानते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे भी कि मोरूला, ब्लास्टूला, ये सब बनता है, स्टेजेज हैं। तो जब ये 8 से 32 सेल स्टेज पर होगा, तब हम लोग क्या करेंगे कि जब ये 8 से 32 सेल स्टेज पर होगा तो हम लोग इसको नॉन सर्जिकली, मतलब कि हाथ से, बिना सर्जरी के नॉन सर्जिकली हम लोग जाइगोट को निकाल लेंगे बाहर। तो यूजुअली क्या होता कि एक अंडा होता, एक ओवा होता और एक जाइगोट बनता, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, 6 से 8 एग है, तो 6 से 8 हमारे पास जाइगोट अवेलेबल है। 8 को हमने बाहर निकाल लिया और हम लोग अब ढूंढेंगे सरोगेट मदर, मतलब कि जेनेटिकली इस मदर का कोई यहाँ पे यूज नहीं है, लेकिन इसका सिर्फ यूट्रस हम लोग रेंट कर रहे हैं, इसका यूट्रस सिर्फ रेंट कर रहे हैं, ताकि इसमें जो हमारा ये जो 8 जाइगोट है इसको हम लोग दे सकें। 8 जाइगोट को हम लोग 8 अलग अलग मदर में दे देंगे और ये फिर नया यंग वंस वो भी बेस्ट क्वालिटी का यहाँ से निकल कर आएगा। और हमारा जो जेनेटिकली जो मदर है, जेनेटिक जो मदर है, सुपीरियर फीमेल, वो फिर से तैयार है किस चीज़ के लिए, तो सुपर ओवुलेशन के लिए। फिर से ये साइकिल रिपीट होगा और बहुत ही कम टाइम में हर बार 6 से 8 बच्चे यहाँ से मतलब कि हम लोग बना सकते हैं। और ये काउ जो है, जो जेनेटिकली मदर जो है, जेनेटिक मदर, वो फिर से सुपर ओवुलेशन के लिए थोड़े से समय में ही तैयार हो जाएगी। इन्हें बी कीपिंग या एपीकल्चर कहते हैं, मतलब कि मधुमक्खी का पालना, ये बी कीपिंग या एपीकल्चर कहलाता है। ये काफ़ी पुराना ओल्ड एज कॉटेज इंडस्ट्री है, काफ़ी पुराना कॉटेज इंडस्ट्री, और इसमें लेबर इंटेंसिव नहीं है ये, मतलब कि इसमें बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत नहीं है, एपीकल्चर कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, कुछ ना कुछ हमें चीज़ आना चाहिए, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज, मतलब कि मधुमक्खी का छत्ता का मेंटेनेंस करना, उसको पालना ही क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। इससे हमको 2 प्रोडक्ट मिलता है, एक हनी और दूसरा वी वैक्स। जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो हमारा वी वैक्स है, हनी हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं है। यूज बताया अगर हनी का, तो हनी न्यूट्रिएंट काफ़ी ज़्यादा होता है हनी में, और इसलिए इसका मेडिसिन में यूज होता है। वी वैक्स में क्या है, तो इसका कॉस्मेटिक और पॉलिसेस में यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूज है इसका। आगे देखेंगे कि जहाँ सफिशिएंट बी पॉस्चर हो वहीं हम लोग एपीकल्चर यूजुअली करते हैं, है ना। पॉस्चर में इसका क्या हो सकता है कि वाइल्ड श्रब हो, अगर श्रब हो लेकिन जंगली श्रब हो तो वहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। फ्रूट और कार्ड हो, अगर जहाँ पे कि हमारे पास क्या हो कि मतलब कि फ्रूट का बगीचा हो, है ना, फल का बगीचा हो, वहाँ हम लोग कर सकते हैं, या अगर फसल हो जाए वहाँ भी हम लोग कर सकते हैं। जो ब्रीड जो हम लोग यूज करते हैं इंडिया में एपीकल्चर के लिए, वो कौन सा है, तो वो है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका जो है ये क्या है कि ये नेचुरल पॉलिनेटर है, किसका, तो सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल, पियर, ये सब का क्या है, ये नेचुरल पॉलिनेटर है एपिस इंडिका। या इन जनरल हम लोग कह सकते हैं बी जो है, मधुमक्खी, वो इन सब का क्या है कि नेचुरल पॉलिनेटर है, पॉलिनेशन में मदद करता है। तो अगर फ्लावरिंग पीरियड में जब फूल लग रहे होंगे उस समय अगर हम लोग हनी बी को आसपास रखें, रियर करें, तो इससे हमको 2 फायदा होगा। एक तो क्या है कि हमको हनी मिल जाएगा, है ना, एपीकल्चर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हमारा जो फसल है वो सनफ्लावर का हो, ब्रेसिका हो, एप्पल हो, कुछ भी हो, इनका भी पॉलिनेशन हो जाएगा, तो डबल फायदा है।
अब क्या दिया आगे कि आना क्या चाहिए, मतलब कि ये एपीकल्चर करने के लिए क्या वो स्किल्स है जो कि आना चाहिए। सबसे पहला क्या है कि हमको जो मधुमक्खी है उसका नेचर, उसका हैबिट हमको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है कि एक सूटेबल लोकेशन हमारे पास होना चाहिए, है ना, जहाँ पे कि उसको खाना मिल सके। और तीसरा क्या है कि उसको पकड़ना, मधुमक्खी को पकड़ना, उसको मैनेज करना आना चाहिए। अलग अलग सीजन में उसका क्या बिहेवियर है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये आना चाहिए। अब जब ये सब कुछ आ गया तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा हनी, तो उसको निकालना, हनी और हनी बैग्स को निकालना हमको आना चाहिए। आगे दिया है फिशरीज के बारे में। फिशरीज क्या है, तो कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग फिश, मोलस्कस और क्रस्टेशियन। फिश, मोलस्कस और क्रस्टेशियन को पालना या इनको बेचना जो है यही क्या कहलाता है, फिशरीज कहलाता है। और क्रस्टेशियन में क्या आता है, तो प्राउन और क्रैब जो है वो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें एनसीईआरटी में। वाटर फिश का एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में कि कतला, रोहू, कॉमन कार्प क्या है, तो फ्रेश वाटर का फिश है। जबकि मराइन फिश का एग्जांपल क्या दिया है कि हिल्सा, सार्डाइन, मैकरल और पॉम्परेट, ये चारों का चारों क्या है कि मराइन फिश है। और फ्रेश फिश में हमने देखा है फ्रेश वाटर में कि कतला, रोहू, कॉमन कार्प है। ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो यूज होता है किसके लिए, तो वो फिश के लिए ही टर्म यूज होता है ब्लू रिवोल्यूशन। फिर एक अंतर दिया है कि पीसी कल्चर और एक्वा कल्चर में क्या अंतर है, तो पीसी कल्चर जो है वो मोर और लेस क्या है कि फिशरीज है। फिशरीज और पीसी कल्चर दोनों एक ही है। इसमें हम लोग क्या पालते हैं कि मछली पालते हैं। अगर हम लोग ब्रॉड सेंस में जाते हैं फिशरीज या पीसी कल्चर में, तो हम लोग फिर मोलस्कस और क्रस्टेशियन को भी इंक्लूड करते हैं, जो कि मोर और लेस क्या है, फिश के ही आसपास के ये हैं स्पीसीज, है ना। एग्जैक्ट फिश नहीं, लेकिन फिश के ही आसपास के हैं। लेकिन एक्वा कल्चर में ऐसा नहीं है। एक्वा कल्चर में क्या है कि वो सारे जीव जंतु जो कि पानी में होते हैं, वो फ्लोरा हो चाहे फौना हो, या तो वो प्लांट हो, है ना, फ्लोरा मतलब या तो वो प्लांट हो या तो एनिमल हो, वो अगर पानी में उगते तो उन सबको पालना एक्वा कल्चर में आता है। जबकि पीसी कल्चर में सिर्फ पीसी कल्चर या फिशरीज में सिर्फ मछली का पालन होता है। ब्रॉड सेंस में हम लोग मोलस्कस, क्रस्टेशियन को इंक्लूड कर सकते हैं। ये प्लांट ब्रीडिंग के बारे में कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग अगर हम लोग करते ही रहते हैं तो हमारे पास बायोमास लिमिटेड हो जाएगा, हमारा पॉपुलेशन बढ़ता चला जाएगा, भूखमरी हो जाएगी। इससे बचने के लिए हम लोग प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है, इसका यूज ग्रीन रिवोल्यूशन में भी किया गया था। और ये है क्या, इसका एम क्या है, तो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ प्लांट ऑफ क्रॉप हमको क्या है बनाना है, जो कैसा हो कि हाई यील्डिंग तो हो, साथ साथ डिजीज़ रेसिस्टेंट भी हो। और इससे हम लोगों ने बनाया है वीट, राइस और मेज का अलग अलग वेराइटी जो कि डिजीज़ रेसिस्टेंट भी है और काफ़ी हाई यील्डिंग है, ये हमने बनाया है। तो इसका एक अगर डेफिनेशन की बात करें तो पर्पसफुल मैनिपुलेशन, है ना, छेड़छाड़ लेकिन किसी पर्पस से अगर हम लोग प्लांट के स्पीसीज में करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। एम हमारा 3 चीज़ का होगा, बेटर यील्ड होना चाहिए, ज़्यादा हमारे पास बायोमास हो, डिजीज रेसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें बीमारी कम से कम हो, और बेटर सूटेड फॉर कल्टीवेशन, एक फिक्स प्लेस के लिए उसका जो कल्टीवेशन है एक फिक्स इन्वायरमेंट में वो अच्छा हो। ये 3 हमारा बेस होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें कि रिकॉर्डेड एविडेंस के बारे में, हमारे पास जो एविडेंस है उसके हिसाब से 9000 से 11000 साल पहले से ये प्लांट ब्रीडिंग होता आ रहा है। पहले क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे कि कोई वाइल्ड वैरायटी उसको हमने पाल लिया, डोमेस्टिकेशन कर लिया, उसका हम लोग प्योर लाइन बना लिया, आपस में क्रॉस करवा के खुद में प्योर लाइन बना लिया, या तो फिर दूसरे से क्रॉस करवा के हाइब्रिडाइजेशन। ये 3 जो प्रोसेस है ये पहले होता था। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं, मॉलिकुलर जेनेटिक टूल्स का भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज क्या है, काफ़ी एडवांस हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि आखिर एम क्या है, आज के टाइम में हमारा एम क्या है। तो एम तो ऑलमोस्ट सेम सा ही है कि क्रॉप यील्ड जो है हमारा, बायोमास, वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा क्वालिटी, ये तो क्वांटिटी हो गया कि बायोमास हमारा बढ़े, क्वालिटी भी बढ़िया होना चाहिए, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। और जो स्ट्रेस है वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो सकता है, जैसे सैलिनिटी, टेम्परेचर, ड्राउट है, तो इनसे क्या हो वो मतलब खुद ब खुद बच सके, स्ट्रेस को हैंडल कर सके, ऐसा क्रॉप चाहिए। फिर क्या है कि अगर पैथोजन है तो जैसे वायरस है, फंगी है, बैक्टीरिया, इससे भी वो खुद को बचा सके, ऐसा हमको एक चाहिए वेराइटी। आगे क्या कहता है कि अगर टॉलरेंस बढ़ जाए, है ना, इंसेक्ट और पेस्ट को लेकर, क्या है कि इंसेक्ट और पेस्ट को लेकर भी टॉलरेंस बढ़ जाए तो बेहतर है। मतलब कि वायरस, फंगी, बैक्टीरिया जो बीमारी होता है उससे भी खुद से लड़ ले, इंसेक्ट, पेस्ट जो है उससे भी खुद से लड़ जाए, सैलिनिटी हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, ड्राउट हो जाए, उससे भी खुद से लड़ ले, क्वालिटी भी बढ़ा दे और बायोमास भी बढ़ा दे। आज के टाइम में हमको ये सारा चीज़ चाहिए एक क्रॉप के वेराइटी में। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है कि एक सिस्टमेटिक वे है, दुनिया में कहीं भी प्लांट ब्रीडिंग होता है तो एक फिक्स सेट ऑफ रूल्स है, एक फिक्स सेट ऑफ प्रोसेस है, उसके तहत ही होता है। इसमें कुछ स्टेप्स है, जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या आता है, तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी आता है।
मतलब कि एक जो स्पीसीज़ है उसका अलग अलग वैरायटी होता है, अलग अलग जीन्स होता है, तो उसका अलग अलग वैरायटी जिस भी फॉर्म में हो, वो वाइल्ड हो या तो वो जंगली हो, वो किसी अलग स्पीसीज़ में हो, है ना, या किसी रिलेटिव मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हो, वो जहाँ कहीं भी हो, वो सब को हम लोग कलेक्ट करेंगे। और जब सारा कलेक्ट हो जाएगा एक जगह पर, तो उस कलेक्शन को हम लोग एक नाम देते हैं, बोलते हैं जर्म प्लाज्म कलेक्शन। एनसीईआरटी में ये लिखा है कि जर्म प्लाज्म कलेक्शन में प्लांट भी हो सकता है, सीड भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो जब सारा कलेक्ट होकर आएगा हम लोग बोलेंगे क्या, जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलेंगे। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज़ द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। क्या कहता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी ब्रीडिंग प्रोग्राम हो उसका जो रूट जो है, जो बेस है, वो क्या है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी ही है। आगे कहता है दूसरा, ये तो पहला प्रोसेस था कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अब जब हमने सबको कलेक्ट कर लिया, पूरा वैरायटी हमारे पास में, जर्म प्लाज्म कलेक्शन है हमारे पास, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, उसमें से अब हम लोग देखेंगे कि सबसे बेहतरीन कौन है, सबसे अच्छा जो है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, और यही क्या कहलाएगा कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स कहलाएगा। ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या है कि कभी कभी हमको मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है कि कोई जो पेरेंट है वो एक ही है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, उसका ज़रूरत पड़ा तो हम लोग प्योर लाइन भी बना सकते हैं। आगे क्या कहता है, दो प्रोसेस हो गया, पहला कौन सा, पहला हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, दूसरा हो गया हमारा कौन सा कि इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब जब हमने पेरेंट को सेलेक्ट कर लिया तो हम लोग करेंगे क्या, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एमंग देम। मतलब दो पेरेंट तो हमने सेलेक्ट किया, एक तो कौन सा, एक हमने सुपीरियर मेल, एक सुपीरियर फीमेल, और दोनों के बीच में हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, हाइब्रिड बनवाया हमने। ठीक ना। तो क्या करेंगे कि बार बार डिजायरेबल कैरेक्टर्स पाने के लिए क्या करेंगे कि जो फीमेल पार्ट है जैसे कि स्टिग्मा, उस पर हम लोग बार बार पोलन ग्रेन देंगे और बार बार हम लोग आउटकम को चेक करेंगे, है ना। तो ये प्रोसेस क्या है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस है, और ये 100,000 में से कोई एक प्रोजेनी जो है वो हमारे मन मुताबिक निकल पाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस हो गया क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन वाला, तीसरा स्टेप हो गया। आगे जो है वो होता है क्या कि अब जो हमारे पास जो प्रोजेनी आया, हमने सुपीरियर मेल सुपीरियर फीमेल एज पेरेंट सेलेक्ट किया, क्रॉस करवाया, और उसमें से जो बेस्ट हुआ उसको हमने, है ना, उसको हमको सेलेक्ट करना है। तो यही चौथा जो प्रोसेस है, यही जो चौथा जो स्टेप है वो क्या कहलाता है कि सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या कि जो हम वैरायटी चाहते हैं, जो हम कैरेक्टरिस्टिक चाहते हैं वो इसमें है, रिकॉम्बिनेशन से आया है। तो इसमें से जो प्रोजेनी में से जो बेस्ट है, मतलब सब में से जो बेस्ट है उसको सेलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग प्रोसेस। ये है कि हाइब्रिड प्रोजेनी में से बेस्ट हाइब्रिड को हमने चुना, और इसमें अगर इसमें भी हम लोग क्या है कि प्योर लाइन बना सकते हैं, या ज़रूरत पड़ा तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ये क्या कहता है कि एक लाइन दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। जैसे कि क्या था कि जो रूट काउज था, रूट क्या था, तो वैरायटी जो है, वेरिएबिलिटी जो है वो रूट काउज है किसी भी ये प्लांट ब्रीडिंग को करने के लिए। तो सिलेक्शन जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये प्लांट ब्रीडिंग के लिए। पांचवा जो प्रोसेस है जो कि लास्ट प्रोसेस है वो है टेस्टिंग एंड रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर्स। जो हमारे पास जो नया प्रोजेनी जो बेस्ट आया, जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया, उसको हम क्या करेंगे पहले कि रिसर्च फील्ड में उसको उगा कर देखेंगे आइडियल कंडीशन के अंदर। अगर वो ठीक जाता है, मन मुताबिक होता है, तो उसको फार्मर के फील्ड पर ले जाएंगे और एक दो नहीं पूरे 3 सीज़न हम लोग उसको ग्रो करके देखेंगे, और उसको अभी जो एग्जिस्टिंग जो बेस्ट क्वालिटी ब्रीड है उससे हम लोग कंपैरिजन करेंगे। अगर वो अच्छा होगा तो उसको हम लोग मार्केट में रिलीज़ कर देंगे। तो यहाँ पे मेनली 5 प्रोसेस था। सबसे पहले क्या था, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, उसके बाद जो बेस्ट पेरेंट्स उसको सेलेक्ट करना, फिर उनके बीच में ब्रीड करवाना, हाइब्रिड करवाना, फिर बेस्ट प्रोजेनी को सेलेक्ट करना, और टेस्टिंग और रिलीज बिफोर कमर्शलाइजेशन, है ना। उनको जो है रिसर्च फील्ड पर उगा कर देखना, फार्मर के फील्ड पर 3 सीजन के लिए ग्रो करना, फिर रिलीज़ करना कंपेयर करके। आगे दिया है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इंडिया का जीडीपी में 33% मतलब कंट्रीब्यूट करता है, और पॉपुलेशन वाइज अगर बात करें तो 62% एम्प्लॉयमेंट देता है, 62% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है। चैलेंज जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो हमको आया वो क्या था कि ग्रोइंग पॉपुलेशन, दिन ब दिन पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा था, और उसको सबको हमको फीड करना था। तो इसका एक सॉल्यूशन भी आया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए। 1960s में जाकर, 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, 1960s में जाकर इसका हम लोगों को क्या हुआ, सोल्यूशन मिला कि वीट और राइस जो है, जो कि मेन स्टेपल फूड है हमारे यहाँ, तो वीट और राइस का हाई यील्डिंग वेराइटी जो है वो डेवलप किया गया और इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। इस फेज़ को ही क्या कहते हैं हम लोग, मिड 1960s का जो फेज़ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं।
एक रेशियो दिया है ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कि मिड 1960s में वीट और राइस का कितना गुना बढ़ गया था प्रोडक्शन। 1960s में जो था वो वीट का प्रोडक्शन 11 मिलियन टन था, जो कि 2000 आते आते 75 मिलियन टन हो गया। ऑलमोस्ट 7 गुना बढ़ गया 40 साल में। राइस की अगर हम लोग बात करें तो 1960 में ये कितना था, 35 मिलियन टन था, जो कि 2000 में आके 89.5 89.5 इतना बढ़ गया मिलियन टन। मतलब कि वीट जो है वो 40 साल में 1960 से 2000 तक में कितना बढ़ा, तो 7 गुना लगभग। और जो राइस है वो 1960 से 2000 के बीच में कितना बढ़ा, तो लगभग 3 गुना बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ, रीजन है सेमी ड्वार्फ वैरायटी का डेवलपमेंट। वीट और राइस का सेमी ड्वार्फ वैरायटी का डेवलपमेंट सबसे पहले ये वर्ल्ड में हुआ और बाद में इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें वीट का, तो एक साइंटिस्ट थे जिनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड में कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और इनका नाम था क्या, नॉर्मन ई बॉर्डलैक। नॉर्मन ई बॉर्डलैक जो थे वो काम किए कहाँ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट सेंटर इन मैक्सिको। इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट सेंटर इन मैक्सिको में काम किए और यहाँ पे ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई किसका, वीट का। और फिर उसी को बाद में 1963 में इंडिया के हिसाब से मॉडिफाई करके, या यहाँ के जो वेराइटी है इंडिया का उससे क्रॉस करवा के 1963 में यहाँ 2 वेराइटी सेमी ड्वार्फ वैरायटी वीट का इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें पहला था कौन, सोनालिका, दूसरा कल्याण सोना। उसी तरह जो है वो राइस का भी है कि राइस का एक वैरायटी है IR8 जो कि सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, लेकिन ये वर्ल्ड में जो है वो सबसे पहले बनाया गया। IR8 इसका नाम था। ये बनाया गया IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिलीपींस में इसको बनाया गया। उसी तरह एक और वैरायटी है ताइचिंग नेटिव वन, इसको ताइवान में बनाया गया। और फिर इसी का है ना इंडिया के वैरायटी से ब्रीड करवा के या इंडिया के हिसाब से इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके इसको 1966 में 2 वैरायटी सेमी ड्वार्फ वैरायटी राइस का इंट्रोड्यूस किया गया। नाम था जया और रत्ना। ये दोनों को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद दिया एक शुगर केन का केस स्टडी कि शुगर केन का 2 वैरायटी इंडिया में पहले होता था, एक नॉर्थ में एक साउथ में। नॉर्थ में जो होता था उसका नाम था सकरम बारवेरी, साउथ में जो होता था उसका नाम था सकरम ऑफिसिनेरम। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बाबर जो था मुगल एम्पायर वो दिल्ली में रहता था, मतलब नॉर्थ में रहता था, तो सकरम बारवेरी बाबर से याद रख सकते हैं, सकरम बारवेरी नॉर्थ में, और जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप है वो सकरम ऑफिसिनेरम साउथ में। सकरम बारवेरी जो था उसका जो स्टेम था वो काफ़ी वीक था, काफ़ी पतला था, थिन था, और उसमें शुगर कंटेंट भी काफ़ी कम था। लेकिन जो साउथ वाला था सकरम ऑफिसिनेरम, उसका स्टेम काफ़ी मोटा था, शुगर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन दिक्कत क्या था कि जब साउथ वाले को नॉर्थ में उगाते थे तो ये उगता ही नहीं था। तो उसके लिए क्या किया गया कि दोनों के बीच में करवा दिया गया क्रॉस ब्रीडिंग, या हम लोग क्या कह सकते हैं कि दोनों को मिलाकर एक हाइब्रिड बनाया गया। और ये जो हाइब्रिड बना ये क्या था, इसमें शुगर कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा था, स्टेम भी इसका काफ़ी मोटा था, थिक था, और ये नॉर्थ में ग्रो भी कर जाता था। तो ये था शुगर केन का केस स्टडी इंडिया में। यह है मिलेट के बारे में। मिलेट में आता क्या क्या है, तो मेज, ज्वार, बाजरा, ये तीनों जो है वो मिलाकर मिलेट कहते हैं हम लोग, मेज, ज्वार, बाजरा। इसका ऐसा हाइब्रिड बनाया गया जो कि क्या है कि हाई यील्डिंग तो है ही, जिनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही क्या कहता है कि वाटर स्ट्रेस को ये झेल सकता है, वाटर स्ट्रेस रेसिस्टेंट है ना, कि अगर पानी का कमी हो जाए तब भी ये झेल जाता था। मिलेट, मेज, ज्वार, बाजरा तीनों आता है मिलेट में। आगे देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज़ रेसिस्टेंस। अब क्या है कि हम लोग जानते हैं वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, ये मेनली प्लांट में डिजीज़ कॉज करते हैं। अब इनसे निपटने के लिए क्या है, कुछ ऐसा प्लांट बनाया जाए जो कि खुद से इनसे लड़ ले, है ना, या उनमें बीमारी ही ना हो। तो क्या दिया है कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मेनली क्या है कि 3 से जो है वो 3 माइक्रोब्स जो हैं या 3 पैथोजन जो है वो बीमारी कॉज करते हैं प्लांट में, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस। बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है उसका नाम है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरी। फंगी से 3 बीमारी होता है, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन और लिट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये 3 बीमारी फंगी से होता है। वायरस से 2 बीमारी दिया है एनसीईआरटी में, टोबैको मोज़ेक और टर्निप मोज़ेक। टोबैको मोज़ेक और टर्निप मोज़ेक 2 बीमारी दिया है किससे, वायरस से। फंगी से 3 हो गया, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लिट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और बैक्टीरिया से 1 दिया है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरी। तो इनसे ही क्या करना है कि हमको बचाना है अपने प्लांट को। ऐसा कोई ना कोई स्पीसीज, मतलब ऐसा कोई ना कोई वैरायटी हम लोग ईजाद कर सके जो कि इनसे खुद ब खुद लड़ ले, है ना। तो एक तो कन्वेंशनल है,
कन्वेंशनल मेथड कि ऐसा हम लोग क्या करें कि ब्रीड करवा लें, और दूसरा क्या है कि हम लोग म्यूटेशन करवा लें। कन्वेंशनल ब्रीडिंग में क्या है कि वही वाइल्ड वैरायटी को ढूंढा जाए, है ना, जिसमें कि इनसे लड़ने का ताकत हो, और फिर उनमें हाइब्रिड करवाया जाए 100,000, उसमें से कोई एक जो है निकल कर आएगा उसको हम लोग कर लें, और नहीं तो फिर हम लोग म्यूटेशन करवा सकते हैं। अब स्टेप तो सब कुछ सेम ही रहेगा, अगर कन्वेंशनल ब्रीडिंग ही अगर हमको करवाना तो सेम रहेगा। जर्म प्लाज्म जो हम लोग कलेक्ट करेंगे उसमें से बेस्ट जो है पेरेंट्स उसको, मतलब कि बेस्ट इन द सेंस क्या कि जो इनसे लड़ सके, पैथोजन से लड़ सके, वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उनके बीच में हाइब्रिड करवाएंगे, और जो प्रोजनी होगा उसको फिर क्या करेंगे, टेस्ट और ट्रायल करके मार्केट में रिलीज़ कर देंगे। म्यूटेशन के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। उससे पहले क्या है कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में दिक्कत क्या था कि लिमिटेशन इसमें क्या है कि लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन है। जितना सारा डिजीज़ है आज अवेलेबल, उन सब का क्या है कि जीन अवेलेबल ही नहीं है। वो वाइल्ड वैरायटी हो चाहे कोई भी, सब वैरायटी देख लिया गया, उसमें अवेलेबल ही नहीं है। तब फिर दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास, जो कि क्या है कि म्यूटेशन इनमें करवाया जा सके। म्यूटेशन दो तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं, करवा सकते हैं। इंड्यूसिंग म्यूटेशन, मतलब म्यूटेशन को इंड्यूस करवाना, मतलब कि ज़बरदस्ती म्यूटेशन करवाना। दो तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं, पहला केमिकल का यूज़ करके, दूसरा गामा रेज का यूज़ करके। एक केस स्टडी, एक एग्जांपल दिया हुआ है गामा रेज का। मूंग बीन में एक केस स्टडी एग्जांपल दिया हुआ है गामा रेज का, कि गामा रेज को जब हम लोगों ने मूंग बीन पर डाला तो क्या हुआ कि बहुत सारा डिजायर जो हम चाहते हैं वो हमको मिला, है ना। तो म्यूटेशन इसमें करवाया गया मूंग बीन में, और इसमें मूंग बीन में दो बीमारी था, येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी माइल्ड्यू। येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी माइल्ड्यू, इनसे निजात पाने के लिए ही इस पर क्या डाला गया, तो इस पर डाला गया गामा रेज, और इन दोनों से फिर क्या है, निजात हो गया, मतलब कि इन दोनों से लड़ने का खुद ब खुद इसमें कैपेबिलिटी आ गया। उसी तरह दिया गया कि एक भिंडी जो है, जो लेडीज़ फिंगर होता है भिंडी, उसमें क्या था, एक बीमारी था येलो मोज़ेक वायरस। तो लेकिन इसका क्या था, इसका हमको मिल गया, भिंडी जो येलो मोज़ेक वायरस था इसका हमको वाइल्ड वैरायटी में ही इसका मिल गया। तो फिर जो वाइल्ड वैरायटी था उसका क्रॉस करवा के इसका एक नया वैरायटी बनाया गया, जिसको क्या कहते हैं, प्रवनी क्रांति बोलते हैं। प्रवनी क्रांति जो है वो एक नया वैरायटी है जो कि येलो मोज़ेक वायरस के लिए रेसिस्टेंट है, इसको नहीं होगा। ये रेसिस्टेंट जीन होता है सेम स्पीसीज़ में, है ना। रेसिस्टेंट जीन होता है कोई बीमारी के लिए वैसा जीन जो कि उस बीमारी से लड़ जाए, वो होता है किसी न किसी वैरायटी में, स्पीसीज़ से में किसी न किसी वैरायटी, वाइल्ड वैरायटी में या कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। बस हमको क्या करवाना है उसको, या तो उसको क्या करवाना है, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करवा के उसको, हम जो चाहते हैं एक ऐसा वैरायटी बनाए तो हाइब्रिडाइजेशन करवा के हम लोग कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग करते हैं। ये एक टेबल दिया है एनसीईआरटी में कि एक क्रॉप है उसका एक वैरायटी है और एक डिजीज़ के लिए वो रेसिस्टेंट है ना। ये एक दिया, ये सिर्फ याद कर लेना है। जैसे वीट का क्या है कि हिमगिरी है, ये लीफ फॉरेस्ट, टाइप रस्ट और हिल बंट के लिए क्या है कि रेसिस्टेंस है। उसी तरह ब्रेसिका जो है पूसा स्वर्ण में एक वैरायटी है वाइट रस्ट के लिए। कॉलीफ्लावर का पूसा सुब्रा और पूसा स्नोबॉल के वन, ये ब्लैक रॉट, कर्ल ब्लैक रॉट के लिए ये रेसिस्टेंट है। कॉपी जो है वो पूसा कोमल और बैक्टीरियल ब्लाइट, पूसा कोमल जो वैरायटी है वो बैक्टीरियल ब्लाइट से क्या है रेसिस्टेंट है। चिली का जो है वो पूसा सदाबहार जो है वो रेसिस्टेंट है चिली मोज़ेक वायरस और टोबैको मोज़ेक वायरस और लीफ कर्ल के लिए। देखेंगे फॉर डेवलपिंग रेसिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट, मतलब जो इंसेक्ट है या जो पेस्ट है उसके लिए रेसिस्टेंस हमको डेवलप करना है वैरायटी में, है ना। तो प्लांट में क्या है कि इंसेक्ट रेसिस्टेंट होता है, प्लांट में क्या है कि इंसेक्ट रेसिस्टेंस होता है, वो अब उनके मॉर्फोलॉजी को लेकर हो, बायोकेमिकल के कारण हो, चाहे फिजियोलॉजी को लेकर हो, लेकिन कुछ ना कुछ रीजन से कोई ना कोई एक वैरायटी में जो है वो इंसेक्ट के लिए रेसिस्टेंट होता है। एग्जांपल दिया है कि हेयरी लीव्स के कारण कुछ में होता है, जैसे कि जसीड्स इन कॉटन में जसीड को लेकर हेयरी लीव्स के कारण क्या है कि रेसिस्टेंट है, जसीड नहीं आता है। उसी तरह क्या है कि सिरिल लीफ बीटल इन वीट में क्या है कि सिरिल लीफ बीटल जो है वो नहीं आता है, यही हेयरी लीव्स के कारण। आगे दिया क्या कि सॉलिड स्टेम इन वीट में क्या होता है कि सॉलिड स्टेम होता है जिसके कारण क्या स्टेम सप्लाई नहीं आता है, रेसिस्टेंट होता है ये वीट उसके लिए। आगे फिर दिया तीसरा एग्जांपल कि स्मूथ लीफ और नेक्टरलेस कॉटन, स्मूथ लीफ और नेक्टरलेस कॉटन जो है, कॉटन में क्या होता है कि लीफ जो है वो काफ़ी स्मूथ है और नेक्टरलेस होता है कॉटन, इसलिए इसमें बॉलवॉर्म नहीं आता है। ठीक उसी तरह क्या है कि एक दिया है मेज का एग्जांपल कि हाईली एस्पार्टिक एसिड लो नाइट्रोजन और शुगर कंटेंट, हाईली एस्पार्टिक एसिड हाई एस्पार्टिक एसिड और लो नाइट्रोजन एंड शुगर कंटेंट जो है ये कहाँ होता है, तो ये होता है मेज में, और इसके कारण मेज स्टेम बोरर नहीं आते हैं। अब एक ये कैसे होता
है ना। ये हमको करना है, तो ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, एक नया वैरायटी ऐसा हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो स्टेप सेम वही है कि कुछ ऐसा पेरेंट्स हम लोग ढूंढेंगे जिसमें कि ये रेसिस्टेंस हो, और उनको क्रॉस करवाएंगे, हाइब्रिड करवाएंगे, सेलेक्ट करवाएंगे, फिर उसमें प्रोजेनी में कि अगर आ गया हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर तो फिर उसको हम लोग इनहेरिट कर लेंगे, है ना, उसको हम लोग रख लेंगे। अब ये जो रेसिस्टेंट है वो कहीं भी मिल सकता है। कल्टीवेटेड वैरायटी में से जो अभी यूज हो रहा है उसमें भी हो सकता है, नहीं तो वाइल्ड वैरायटी में भी हो सकता है, नहीं तो जर्म प्लांट जो हमने कलेक्ट किया उसमें कहीं से भी ये एक किसी भी वैरायटी में प्रेजेंट हो सकता है। उसको हमको क्या करवाना है, हाइब्रिड करवा के एक नया वैरायटी बस बनवा देना है। में एक टेबल दिया है कि क्रॉप है, उसका एक वैरायटी है और एक इंसेक्ट या पेस्ट जिसके लिए कि वो रेसिस्टेंट है। एग्जांपल है क्या कि ब्रेसिका जो है, जो कि मस्टर्ड है, तो ब्रेसिका का एक वैरायटी है पूसा गौरव, जो कि अफाइड के लिए क्या है कि रेसिस्टेंट है। उसी तरह फ्लैट विन जो है उसका 2 वैरायटी है, पूसा सेम 2 और पूसा सेम 3। ये किसके लिए रेसिस्टेंट, तो जसीड हो गया, ऑफिड हो गया, और फ्रूट बोरर के लिए ये क्या है, रेसिस्टेंट है। उसी तरह ओकरा मतलब भिंडी जो है, इसका 2 एग्जाम्पल दिया है कि पूसा सोनी और पूसा A4, पूसा स्वानी और पूसा A4 जो है ये सूट और फ्रूट बोरर के लिए क्या है कि रेसिस्टेंट है। देखेंगे हम लोग इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। अब तक हमने क्या देखा कि रेसिस्टेंट हो गया किसके लेकर, तो बीमारी को लेकर, है ना, डिजीज़ को लेकर हो गया, पेस्ट को लेकर हो गया। अब क्या है कि फूड क्वालिटी को भी हमको बढ़ाना है। एक दिया है रेशियो कि वर्ल्ड में आज भी हंगरी जो लोग हैं, जो नंबर ऑफ पीपल हंगरी पीपल हैं वो कितना है, तो 840 मिलियन, 840 मिलियन जो लोग हैं आज भी क्या है कि हंगरी हैं। अब ये जो हंगर जो है वो तो मतलब क्या है कि उनको मतलब खाना नहीं मिल रहा। कुछ मतलब मेजोरिटी ऑफ लोग जो हैं वो कैसे हैं, जो कि हिडन हंगर है, जिनमें हिडन हंगर का मतलब क्या हो गया कि उनको या तो खाना तो मिल रहा है लेकिन जो प्रॉपर रेशियो चाहिए न्यूट्रिएंट्स का वो नहीं मिल रहा है। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन, ये सब का डिफिशियंसी है, ये सब मतलब प्रॉपर उनको नहीं मिल पा रहा है। और इसका जो नंबर है वो कितना है, वो 3 बिलियन है। हंगरी पीपल का जो है नंबर वो 840 मिलियन है, जबकि ये जो हिडन हंगर है वो 3 बिलियन लोगों में है। तो अगर ये नहीं मिले मतलब कि या तो खाना डायरेक्टली ना मिले या तो फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत समय के लिए ना मिले, तो क्या होगा कि डिजीज़ जो है वो बढ़ता चला जाएगा, लाइफ स्पान कम हो जाएगा और मेंटल एबिलिटी जो है वो भी कम हो सकता है। इसके लिए एक टर्म आता है क्या कि हमको ये बढ़ाना है, मतलब कि क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो हमको बढ़ाना है, और इसको बोलेंगे क्या, बायो फोर्टिफिकेशन, है ना। बायो फोर्टिफिकेशन के लिए हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि फोर्ट जो है वो कोई भी राजा बनवाता था, है ना। किला जो है वो कोई भी राजा अपने अच्छे के लिए बनवाता था। 2 टर्म आता है, एक आता है बायो फोर्टिफिकेशन, एक आता है बायो मैग्निफिकेशन। बायो फोर्टिफिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन में अंतर ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं कि फोर्ट जो है वो राजा कोई भी अपने अच्छे के लिए बनाता था, तो अगर अच्छे के लिए यूज हो, मतलब कि अच्छे के लिए अगर यूज हो तो उसको बोलेंगे बायो फोर्टिफिकेशन, मतलब कि फूड का क्वालिटी जो है वो बढ़ रहा है, इसको बोलेंगे बायो फोर्टिफिकेशन। और बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है कि मतलब जो पेस्टिसाइड है, जो फर्टिलाइज़र है, इसका अगर क्वांटिटी बढ़ता चला जाए ह्यूमन में या एनिमल में तो उसको बायो मैग्निफिकेशन बोलेंगे। फोर्ट से हम लोग याद रख सकते हैं कि ये अच्छे के लिए यूज होगा। एम हमारा क्या है, तो प्रोटीन, वाइल, विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, इन सब का क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ाना है। कि इसमें हमको हमारे फूड में, हमारे क्रॉप्स में ऐसा वैरायटी बनाना है जिसमें कि ये सब ज़्यादा मात्रा में पाया जाए। 2000 में मेज का एक ऐसा हाइब्रिड बनाया गया जिसमें जो अमीनो एसिड, जो प्रोटीन पाया जाता था, अमीनो एसिड जो पाया जाता था वो दोगुना होता था। कौन सा अमीनो एसिड, तो लाइसिन और ट्रिप्टोफान। LT से हम लोग याद रखेंगे कि लाइसिन और ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड जो है वो मेज में ऐसा पाया जाने लगा जो कि पहले के अमाउंट से डबल था। कब, 2000 में मेज में अमीनो एसिड कौन कौन सा, लाइसिन और ट्रिप्टोफान। उसी तरह क्या है कि वीट का एक वैरायटी दिया है कि एटलस 66 एक वीट का ऐसा वैरायटी है जिसमें कि प्रोटीन कंटेंट को काफ़ी बढ़ाया गया। उसी तरह के एग्जांपल दिया है कि आयरन फोर्टिफाइड राइस, मतलब कि राइस जो है, चावल जो है, उसमें आयरन जो है उसका जो अमाउंट है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ाया गया। RI न्यू दिल्ली में है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या है कि कुछ ऐसा वेजिटेबल जो है वो रिलीज़ किया, कुछ ऐसा वेजिटेबल बनाया जिसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर विटामिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि विटामिन A की बात करें तो कैरोट, स्पाइनेच और पंपकिन जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन C की अगर बात करें तो ये बीटर गॉड, बथुआ और मस्टर्ड जो है, बीटर गॉड, बथुआ, मस्टर्ड और टोमेटो, इसमें विटामिन C काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इन जनरल जो साइट्रिक फ्रूट होते हैं, सिट्रिक फ्रूट जो होते हैं उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है। उसी तरह देखें क्या कि आयरन और कैल्शियम जो है ये स्पाइनेच और बथुआ में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। उसी तरह क्या है कि प्रोटीन इनरिच्ड बीन्स जो हैं,
प्रोटीन इनरिच्ड बीन्स, वैसे बीन्स जिसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा है, वो एग्जांपल दिया है। इसको हम लोग याद रख सकते हैं BFGL से, ब्रॉड बीन, फ्रेंच बीन, गार्डन पी और लबलब। BF और GL गर्ल है ना, BF GF होता है, तो BF और GL से गर्ल, BF से BF हो गया है ना। जैसे याद रख सकते हैं कि ब्रॉड बीन, फ्रेंच बीन, गार्डन पी और लबलब हो गया। इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाए। SCP सिंगल सेल प्रोटीन, मतलब कि वैसे माइक्रो जिनका की यूज एज ए हम लोग प्रोटीन कर सकते हैं, है ना। ये अल्टरनेट है किसके लिए, तो ये प्रोटीन का अल्टरनेट है। अभी एक रेशियो दिया है कि 25% जो है ह्यूमन पॉपुलेशन का वो हंगर और माल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है, हम लोग जानते हैं। फिर क्या दिया है कि 3 से 10 केजी हमको चाहिए दाना, ग्रेन चाहिए 3 से 10 केजी, ताकि 1 केजी हम लोग मीट बना सके, है ना। जैसे जो पोल्ट्री हो गया या जो हो गया, तो 3 से 10 केजी लगता है हमको ग्रेन, ताकि 1 केजी मीट बने, जो कि काफ़ी महंगा साबित होता है। फिर क्या है कि गाय के अगर बात में कि प्रोटीन मिलता है उसमें, तो 250 केजी की अगर गाय है तो वो एक दिन में जो है वो 200 ग्राम प्रोटीन देती है ना। 250 केजी की गाय एक दिन में 200 ग्राम प्रोटीन देती है। लेकिन अगर इसी को हम लोग सिंगल सेल प्रोटीन से अगर हम लोग रिप्लेस करना चाहें तो क्या हो जाएगा कि 250 ग्राम ऑफ मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस एक बैक्टीरिया है, उसका क्या है कि अगर हम लोग 250 ग्राम भी लेना तो वो काफ़ी कम टाइम में 25 टन प्रोटीन हमको दे सकता है। इतना फास्ट ये रिप्रोड्यूस करता है, इतना फास्ट ये मल्टीप्लाई करता है कि 250 ग्राम जो है मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस वो हमको 25 टन प्रोटीन दे सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है कि स्पिरुलिना जो है वो क्या है कि स्पिरुलिना एक एग्जांपल है कि जो कि सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज़ होता है। स्पिरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज़ होता है। ये उगता कहाँ है, तो ये पोटैटो प्लांट या स्ट्रॉ मोलेसेस, है ना, एनिमल मैन्योर या सीवेज, इवन जो सीवेज है उसका वाटर पे ये क्या हो जाता है कि ये उग जाता है। टिश्यू कल्चर के बारे में कि 1950s में हमको पता चला कि एक पूरा का पूरा नया पौधा बनाया जा सकता है एक किसी पार्ट ऑफ प्लांट से। वो जो पार्ट ऑफ प्लांट था उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स प्लांट कहते हैं, मतलब कि पुराने वाले पौधे का एक छोटा सा वो पार्ट है, एक्स प्लांट कहते हैं उसको। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि एक पार्ट से पूरा का पूरा नया पौधा बन सकता है, इसको हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंसी। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या कहते हैं, टोटीपोटेंसी कहते हैं। और इसका यूज़ करके हम लोग कम समय में बहुत ज़्यादा प्लांट जो है वो हम लोग बना सकते हैं। ये कहाँ हम लोग करते हैं, तो काफ़ी कम स्पेस में काफ़ी कम समय में टेस्ट ट्यूब में लैब में करते हैं, है ना, अंडर स्टेराइल कंडीशन। इसमें क्या है, कॉन्टामिनेशन नहीं होना चाहिए, लैब में होना चाहिए, कॉन्टामिनेशन नहीं होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब में हम लोग करेंगे। और इस पर स्पेशल न्यूट्रिएंट हम लोग देंगे। स्पेशल न्यूट्रिएंट में क्या क्या देंगे वो हम लोग देख लेते हैं कि पहला तो देंगे कि एक कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो सुक्रोज दे देंगे, है ना, कार्बन सोर्स या कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज दे देंगे। उसके बाद क्या आता है, फैट, तो फैट का इसमें ज़रूरत नहीं है, फैट नहीं है। उसके बाद क्या आता है, तो आएगा प्रोटीन, प्रोटीन के लिए हम लोग अमीनो एसिड दे देंगे। फिर आएगा क्या, विटामिन मिनरल, तो विटामिन के लिए विटामिन देंगे। और मिनरल की जगह हम लोग क्या देंगे, इनऑर्गेनिक साल्ट देंगे, इनऑर्गेनिक साल्ट देंगे। और कुछ हार्मोन्स देंगे जिसको कि हम लोग ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं, ऑक्सिन और साइटोकिनिन, इसको हम लोग देंगे ताकि जल्दी जल्दी ये क्या हो कि मल्टीप्लाई करे, जल्दी जल्दी ये ग्रोथ करे। इन सब चीज़ को अगर हम लोग फॉलो करें, मतलब कि कंटामिनेशन फ्री और फिर टेस्ट ट्यूब में और स्पेशल न्यूट्रिएंट के अंदर, इन सब को अगर हम लोग फॉलो करें तो ये बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स हमको ये दे सकते हैं। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन भी कहते हैं, कि हम लोग प्रोपगेट तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ही कम प्लेस में, बहुत ही छोटा स्पेस में, इसलिए माइक्रो प्रोपगेशन इसको कहते हैं। जो नया प्लांट बनता है इससे उसको हम लोग सोमा क्लोन कहते हैं। इसका एक खासियत क्या है कि ये जेनेटिकली बिल्कुल अपने जो पेरेंट्स प्लांट है उससे सिमिलर होता है जेनेटिकली। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तब तक वेरिएबिलिटी आने का चांस नहीं होता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही गमीट्स अलग होंगे और तब जाकर गमीट्स अलग होंगे, रिकॉम्बिनेशन बनेगा, सेग्रीगेशन होगा। यहाँ तो वो सब हुआ ही नहीं। यहाँ तो क्या है कि एक पार्ट लिया हमने, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, और उससे ग्रो करवा लिया। तो ये जेनेटिकली बिल्कुल सेम होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। दिया है कि फल, सब्जी और लकड़ी, इसमें 2 एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, फल और सब्जी का, लकड़ी का नहीं दिया है। फल में क्या है, तो बनाना और एप्पल जो है वो हम लोग इसका यूज़ करके करते हैं, मतलब कि टिश्यू कल्चर का यूज़ करके बनाना और एप्पल हम लोग उगाते हैं। सब्जी का हम लोग टोमेटो का यूज़ करके, और लकड़ी जो है वो बम्बू का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं कि उगाते हैं। तो यूज़ हो गया क्या कि कम समय में बहुत ज़्यादा प्लांट जो है, हेल्दी प्लांट हम लोग उससे जेनेटिकली सिमिलर प्लांट हम लोग बना सकते हैं। किससे, तो टिश्यू कल्चर से। इसका दूसरा फ़ायदा क्या है कि मान लेते एक प्लांट है जिसको कि बीमारी हो चुका है ना, और वो भी खास कर दिया है एनसीईआरटी में कि वायरस से, वायरल अगर डिजीज़ है
तब भी हम उससे क्या कर सकते हैं कि एक बिल्कुल हेल्दी प्लांट हम लोग बना सकते हैं। कैसे? तो एक प्लांट जो है उसका एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम से हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सप्लांट निकाल देंगे, है ना। छोटा सा पार्ट जो वेजिटेटिव पार्ट है वहाँ से निकालेंगे। एपिकल का मतलब हुआ बिल्कुल टॉप टिप, जो एकदम टिप पर होगा, टॉप वर्टिकल टिप पर होगा, उसको बोलेंगे एपिकल। और जो साइड में जो टिप होगा उसको बोलेंगे एक्सिलरी। तो एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम से हम लोग एक छोटा छोटा पार्ट निकालेंगे और उसको फिर सेम प्रोसेस से प्रोपगेट करवाएंगे, तो हमको बिल्कुल हेल्दी प्लांट मिलेगा, उसमें कोई भी वायरल डिजीज़ का नामो निशान नहीं होगा। इसका एग्जांपल दिया है कि बनाना, शुगर कैन, पोटैटो में ऐसा ऑलरेडी किया जा चुका है। उसके बाद एक आता है कंसेप्ट सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या कहता है कि कोई भी दो मतलब कि पेरेंट हो, कोई भी दो अलग अलग स्पीसीज़ का पेरेंट हो, जैसे एग्जांपल दिया मैंने इसमें पोमेटो का, है ना। तो उसका क्या करेंगे कि सेल वाल हम लोग डाइजेस्ट कर देंगे। एक तरफ पोटैटो है, एक तरफ टोमेटो है, दोनों का सेल वाल हम लोग डाइजेस्ट कर देंगे। तो सेल वाल तो अब रहा नहीं प्लांट का, अब जो अंदर रहा वो क्या है, तो वो है सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर का सारा कंटेंट। तो सेल मेम्ब्रेन प्लस उसके अंदर का सारा कंटेंट को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर का सारा कंटेंट को हम लोग कलेक्टिवली प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। और टोमेटो और पोटैटो दोनों का प्रोटोप्लास्ट हम लोग लेंगे और एक दूसरे से करवा देंगे क्या, बिल्कुल फ्यूज। और जब ये फ्यूज कर जाएगा एक दूसरे से और हमारा अगर डिजायरेबल कैरेक्टर मिल जाता है, तो फ्यूज करने के बाद ये क्या है कि एक नया प्लांट बनाता है, एक मतलब कि एक नया ही वेराइटी, एक नया ही स्पीसीज़ बना देगा। और अगर वो हमारे डिजायरेबल मतलब कैरेक्टर्स उसमें आ जाते हैं तो उसको हम लोग फिर से नया प्लांट में ग्रो करवा सकते हैं। ये जो मिला फ्यूज करने के बाद जो हमको मिलता है उसको हम लोग टर्म देते हैं सोमेटिक हाइब्रिड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिड्स कहते हैं। और इसको ग्रो करके हम लोग फिर से न्यू प्लांट जो है वो बना सकते हैं। एग्जाम्पल दिया गया कि टोमेटो और पोटैटो हमने लिया, सेल वाल दोनों का डाइजेस्ट करवा दिया, जो बचा उसको प्रोटोप्लास्ट बोले, दोनों को करवा दिया आपस में फ्यूज। जो हमको मिला वो मिला पोमेटो। इसके साथ दिक्कत क्या था कि इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक जो हम चाहते थे वो नहीं था, मतलब जो यूजुअल ह्यूमन चाहता है वो नहीं था, तो इसको मार्केट में नहीं लाया गया, ये सक्सेसफुल नहीं था। तो यहाँ ख़त्म हो गया हमारा पूरा चैप्टर वर्ड बाय वर्ड। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक भी वर्ड नहीं है स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में। 1 घंटे में पूरा चैप्टर ख़त्म।